स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर और टेररिज्म, इन शब्दों का पुराना नाता रहा है। आतंकवाद की घटनाएं कभी बढ़ती और कभी घटती रही हैं। जम्मू कश्मीर के DGP के मुताबिक बीते वर्षों में आतंकी घटनाओं में बहुत कमी दर्ज की गई है, लेकिन आतंकवाद का एक रूप ऐसा है जो अपने पैर पसारता जा रहा है। सीमा के उस पार से एक ऐसा छद्म युद्ध जारी है जिसे नार्को टेरर या नार्को टेररिज्म के नाम से जाना पहचाना जा रहा है, और आतंकवाद के इस जाल को फैलने में मददगार हो रहा है ड्रोन। तो प्राइम टाइम में आज एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा इसी पर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आतंकवाद का यह चेहरा कितना क्रूर है और कितना बड़ा चैलेंज है नार्को टेररिज्म। तो पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नार्को टेररिज्म के प्रयासों को नाकाम बनाया है। हालांकि मुस्तैद सुरक्षा बल पाकिस्तान और आतंकियों की इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं और बार बार ऐसी कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भारतीय सेना के एक संयुक्त अभियान में आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया। इतना ही नहीं, सेना ने 3 आतंकियों को भी धर दबोचा है। आतंकियों के पास से करीब 10 किलो IED के साथ ही 30 किलोग्राम से ज्यादा ड्रग्स के पैकेट्स भी जब्त किए गए हैं। यही वो चेहरा है आतंकवाद का, एक नया और दूसरा चेहरा। ये चेहरा कितना क्रूर है, ये चुनौती कितनी बड़ी है, ये चैलेंज कितना टफ है, इसी पर आज बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ 4 खास मेहमान, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर धीमान, जो डिफेंस एक्सपर्ट होंगे। हमारे साथ हैं कुलदीप खोड़ा जी, फॉर्मर DGP हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत जसरोटिया, प्रवक्ता है BJP के, और बाजिद हैदरी, जर्नलिस्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर में हमारे साथ ब्रिगेडियर धीमान जुड़ चुकेंगे। मैं सबसे पहले कुलदीप खोड़ा जी आपके पास आना चाहता हूं। ये कौन सा चेहरा है और क्या ये वाकई एक नया और क्रूर चेहरा है आतंकवाद का, या नार्को टेरर या नार्को टेररिज्म? की माली हालत बड़ी खस्ता है और जो नार्को टेररिज्म का जो सिलसिला जब से टेररिज्म स्टार्ट हुआ तब से चल रहा था, लेकिन 2021 से इसमें काफी तेजी आई है। और इसमें इन्फिल्ट्रेशन रूट्स के अलावा ज्यादातर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए ना सिर्फ ड्रग्स, जिसमें मेनली हेरोइन आता है, बल्कि उसके साथ कैश भी भेजा जाता है, आर्म्स भी, छोटे आर्म्स, स्मॉल आर्म्स भी भेजे जाते हैं, AK राइफल्स भी भेजी जाती है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों पुंछ राजौरी में जो सीरियस एक्शंस हुई, जिसमें हमारे आर्मी के बहादुर जवान शहीद हुए, उसमें भी उनकी बॉर्डर एक्शन टीम, जिनका काम है, जो हाईली ट्रेन्ड आर्मी के कमांडोज होते हैं, जो इस साइड आके उन्होंने जो आतंकवाद की कार्रवाई अंजाम दे दी जी, और उसके बाद वापस चले गए। तो इससे एक मुजाहिरा होता है कि पाकिस्तान अपनी इन हरकतों में कोई कमी नहीं लाना चाहता है, और जो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हुई है उसको ओवरकम करने के लिए जो उनके पास ड्रग्स आते हैं अफगानिस्तान और बाकी इंटरनेशनल मार्केट से जी, उसको यूज करके वो यहाँ के लोकल यूथ, जो कश्मीर के यूथ है, जम्मू के यूथ है, उनको ड्रग्स में मुलविस करके जो उससे पैसा आता है जी, उस पैसे को वो चैनलाइज करते हैं टेररिज्म के लिए, ओवरग्राउंड नेटवर्क के लिए, बाकी लॉजिस्टिक्स क्रिएट करने के लिए, और जो उनके एक्सपेंसेस हैं टेररिज्म को की मशीनरी को चालू रखने के लिए, वो पैसा उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की काफी सक्सेस हुई, ना सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन के दौरान, बल्कि जो ड्रोन्स को गिराया गया उसके दौरान भी काफी इसमें सीजर्स हुए हैं। लेकिन ये बात एक जाहिर है कि अगर काफी सक्सेसेस भी आती हैं, लेकिन जरूर उसमें कोई ऐसी अटेम्प्ट्स भी होती हैं जो उनकी सक्सेसफुल होती हैं, और ड्रग्स पहुंचते हैं, फंड्स जनरेट होते हैं, और उन पैसों को टेररिज्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक गंभीर समस्या है जिसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी,
और ठीक है, कुछ मैं अभी इस NGO समस्या की से- पहले बात कर रहा हूं, अभियान और उसको टैकल कैसे किया जाएगा, इस पर हम फिर लौटेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, अभिजीत जसरोटिया जी। अभिजीत जी, ये कितना बड़ा चेहरा है, मतलब कितना क्रूर चेहरा है और किस तरह का चेहरा है ये? क्या ये वाकई आतंकवाद का ही एक क्रूर चेहरा है या ये कुछ और है? ये हल्की फुल्की चीजें इसको कैटर किया जा सकता है, क्या इशू? देखें, जब पाकिस्तान 3 बार हमारे से सीधे युद्ध में जब मार खा के हार चुका हमारे से, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। इतने बड़े मुल्क के साथ लड़ना उसके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। तो ऑपरेशन टोपैक के बाद जब इन्होंने ये डिसाइड किया टू ब्लीड इंडिया टू 1000 वुड्स, तो उसके बाद ये इसी के चलते ही आगे चलते गए। और जब इनको लगा कि इन चीजों से हम लोग और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने नार्को टेररिज्म को यूज कर लिया गया। सबसे चीजों समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, जहां से ड्रग्स बाहर भेजना उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल कम होती है। तो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई सारी ड्रग्स की जो खरीदो फरोख्त करती है और पूरी दुनिया में बेचती है, और जो हिंदुस्तान में यहां पर वो ड्रग्स बेचते हैं, वो अपने उसी ऑपरेशन टोपैक को आगे चलाते हुए यहाँ के यूथ को बरगलाने के लिए, खराब करने के लिए यहाँ पर भेजते हैं। क्योंकि इसी ड्रग्स के कारण अगर आप देखें, खासकर अगर आप ये लेटेस्ट जो आप किलिंग्स देख रहे हैं, जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को यूज किया जाता है जी। जो कोई ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो कोई इस तरह के लोग होते हैं, उनको एक वेपन दे दिया जाता है, पता नहीं होता कहां से वेपन आया, कहां गया, और किलिंग करके निकल जाते हैं। जिसके कारण जो हमारी सुरक्षा, जो हमारी फौजें हैं या जो पैरामिलिट्री है या बाकी एजेंसीज हैं, उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की जो है, इनके ऊपर पार तो पाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नापाक मुल्क हमारे साथ है, इसके षड्यंत्रों के चलते ही यहां पर हमारे साथ ये सब कुछ होता है। लेकिन बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से इनको उड़ी और बालाकोट में सबक सिखाया गया था, ये वक्त आ गया कि इनको अब जरा फिर से एक बारी सबक सिखाया जाए, जिसके कारण से ये सब के सब षड्यंत्र रोक देगा। ठीक है, मैं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट धीमान, ब्रिगेडियर धीमान जुड़ चुके हैं। मैं आपके इजाजत से माजिद हैदरी जी, मैं पहले उनके पास जाना चाहता हूं। ब्रिगेडियर धीमान, हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्या ये जो नार्को टेररिज्म है, ये आतंकवाद का ये कौन सा चेहरा है? ये एक आतंकवाद का नया चेहरा है, पुराना चेहरा है लेकिन अब ज्यादा क्रूर और ज्यादा घातक हो गया है, या फिर ये कि ये अब दम तोड़ता है? किस तरह का चेहरा है ये नार्को टेररिज्म? मिसअंडरस्टैंडिंग थी इंसर्जेंसी इन J&K या नॉर्थ ईस्ट या पाकिस्तान के हवाले से। ये जो जितनी भी टेररिज्म पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है, या आईएसआई या आईएसपीआर या पाकिस्तान आर्मी कर रही है, इसका जो बजट है, इसको पाकिस्तान के जीडीपी या नेशनल बजट या डिफेंस बजट से कोई लेना देना नहीं था। ये हमेशा से ही जो खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के ज्वाइनिंग एरियाज हैं, वहां पे कैनबीज की खेती की जाती है बड़े पैमाने पे। इवन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर कि वो बोलते हैं कि लोगों को और प्रोत्साहन देना चाहिए कैनबीज की खेती करने के लिए, पोस्ट की खेती करने के लिए। और ये ओरिजिन पॉइंट है वर्ल्ड ओवर का, जितने भी ड्रग्स दुनिया में फैलती हैं, यहां से चलती हैं, इंडिया में आती हैं, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया में जाती हैं, और वहां से पूरे वर्ल्ड में फैलती हैं। तो इसका जो जितना भी बजट है, वो कहीं पे भी पाकिस्तान के डिफेंस बजट या जीडीपी कहीं काउंटेड नहीं होता। इट्स अ पैरेलल इकोनॉमी। तो ये जो नार्को टेररिज्म शुरू से ही था, आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सडनली सरप्राइज हो रहे हैं कि श्रीनगर में, J&K में अभी तक भी टेररिज्म क्यों चल रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो इंडिया में लाई जा रही हैं। पहले इन्होंने पंजाब की तरफ ट्राई किया, अब J&K में फुल फ्लेज है, क्योंकि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका पूरा दबदबा है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उन्होंने इसलिए जम्मू की तरफ नया फ्रंट खोला है, रजौरी पुंछ, जो उनको सूट करता है। रजौरी पुंछ से मुगल रोड पे आकर के साउथ कश्मीर में एक किस्म की टेररिस्ट की हाईवे है, और यहाँ पे टेररिस्ट को भेजना तो मुश्किल हो रहा है, इसलिए नार्को टेररिज्म का यूज करके लोगों को ड्रग्स को बेच करके। ठीक है, ब्रिगेडियर धीमान, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, माजिद हैदरी हैं, जर्नलिस्ट हैं। माजिद, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि क्या ये टेररिज्म वही टेररिज्म है जिसके लिए आमतौर से जम्मू कश्मीर के बारे में लोग जानते, सुनते, पढ़ते, देखते आए हैं, या फिर ये टेररिज्म का कौन सा चेहरा है? पहले मैं चाहूंगा कि हाउ यू डिफाइन दिस नार्को टेररिज्म। डेफिनेशन है वो कुलदीप हुडा साहब ने दी, क्योंकि बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। जब ये डीजीपी थे तो उस टाइम पे रिकॉर्ड नंबर पे मिलिटेंसी कम पे थी, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म कम पे था, सबसे लोवेस्ट लेवल उनके टाइम पे था, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया। लेकिन नार्को टेरर का मैं आपको दूसरा एंगल बताऊं, अगर पड़ोसी मुल्क यहाँ पे ड्रग्स भेज रहा है तो कश्मीर उसका एक मार्केट बनता जा रहा है। और मैं आपको दुरुस्त कर दूं, कश्मीर नहीं कहिए, उड़ता कश्मीर कहिए, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत में इस वक्त सेकेंड नंबर पे कश्मीर आता है ड्रग कंजम्पशन में। 70,000 के करीब युवा जो हैं ड्रग्स का अब्यूज करते हैं, और 35,000 के करीब हर रोज कश्मीर में सिरिंजेस यूज होती हैं, जिसमें से
90% जो ड्रग एडिक्शन है वो हेरोइन का होता है। तो उससे आपको समझ आएगा कि कश्मीर कितना बड़ा एक मार्केट भी बन गया है। अब ये युवा ड्रग एडिक्ट क्यों बन रहा है, सबसे उसकी बड़ी वजह क्या है, बेरोजगारी है। 5 अगस्त 2019 को जो वादे किए गए थे कि रोजगारी होगी, खुशहाली होगी, जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने नौकरियां कम दी, रिक्रूटमेंट स्कैम ज्यादा दिए। उस तरीके की भाजपा ने यहां सरकार दी। तो जब आप कह रहे हैं कि जी हम पड़ोसी से लड़ रहे हैं, दुश्मन से लड़ रहे हैं, हम हालात ठीक करना चाह रहे हैं, भाई जब आप युवा के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, आप युवा के लिए यहां पे आतंक का और नार्को टेरर का ब्रीडिंग ग्राउंड बना रहे हैं, तो ये सवालिया निशान लोगों के लिए नहीं है, सबसे पहले भाजपा की सरकार के लिए और उन वादों के लिए जो 5 अगस्त 2019 को किए गए थे नए कश्मीर। क्या नए कश्मीर का यही वादा था कि कश्मीर उड़ता कश्मीर बन जाए, कि सरकारी आंकड़ों में नॉर्थ ईस्ट के बाद सेकंड नंबर पे कश्मीर ड्रग अब्यूज में आए और हेरोइन का अब्यूज सबसे ज्यादा, जो कि पड़ोसी मुल्क से हेरोइन आ रही है। तो ये सारा सवाल जो है सबसे पहले सरकार से होगा कि सरकार ने ऐसी खराब एडमिनिस्ट्रेशन क्यों दे दी। ये सवाल कई फ्रंट पे आएगा जरूर, लेकिन मैं पहले यही समझना चाह रहा था कि दरअसल ये नार्को टेररिज्म को हम नार्को टेररिज्म कह क्यों रहे हैं। मैं फॉर्मर डीजीपी हमारे साथ मौजूद है खोड़ा साहब, मैं आपके पास अब ये सवाल लेकर आना चाहता हूं कि अगर ये इसे हमने मान लिया कि नार्को टेररिज्म है, इसको हम मान रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा ये कि इसका एम क्या है, जो सरहद पार से, सीमा पार से पाकिस्तान जो भी अगर करवा रहे, एम क्या है, व्हाट द ऑब्जेक्टिव ही वांट्स टू अचीव, दैट वांट टू अचीव। देखिए, मैं पहले जो माजिद साहब ने कहा कि जो सरकारी आंकड़े उन्हें बताए वो दुरुस्त बताए, लेकिन सरकारी आंकड़े वही होते हैं जो रिकॉर्ड बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें अरेस्ट होती है, हाँ, जिसमें नेटवर्क का पता चलता है और एक्सपोज हो जाता है, चाहे वो अरेस्ट हो या ना हो। लेकिन जो अनऑफिशियल फिगर्स है, जो एनजीओज और बाकी सर्वे एजेंसी के द्वारा जो फिगर एस्टिमेट किया गया है, वो जम्मू कश्मीर में लगभग 6 लाख लोग, यूथ जो जिसमें मोस्टली है जी, और यूथ में अब जो 30s और अर्ली 40s में भी कुछ लोग हैं, वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें मुलविस हो गए हैं। तो इसका डायमेंशन अगर आप देखेंगे बहुत ह्यूज डायमेंशन है जी। और जम्मू कश्मीर की जो आबादी है जी, वो 125 लाख है, हाँ, और 25 लाख के आसपास, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास। तो 6 लाख जो है वो बहुत बड़ा फिगर है। और इसमें एक खास बात जो मैं इसमें एम्फसाइज करना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है और जो अमेरिकन पैसा आता था पहले पाकिस्तान को दिया जाता था तालिबान को फाइट करने के लिए, उसमें एक बात साबित थी और अमेरिका को भी पता थी, लेकिन वो अपनी आंख बंद करते थे। तो उसमें से काफी सारा पैसा पाकिस्तान यूज करता था टेररिज्म को फैलाने के लिए, खासतौर पे जेएंडके के लिए। जब से अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान से विड्रॉ हो गई, तब से वो फंडिंग बंद हो गई और पाकिस्तान की अपनी हालत बहुत खराब है। इसलिए उनके लिए टेररिज्म चलाने के लिए पैसा बहुत कम हो गया और सबसे जो इजीएस्ट तरीका था वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि नार्को का जो यूज है, ड्रग्स का यूज है, वो बढ़ाया जाए। और उसमें एक विचित्र बात जो है, जो एक आयरनिकल बात है, वो ये है कि कश्मीर के पैसे से, कश्मीर के यूथ के पैसे से ही कश्मीर के यूथ ही मिलिटेंसी का शिकार होते हैं। चाहे वो मिलिटेंट्स उनको मारते हैं, चाहे वो एनकाउंटर्स में मारे जाते हैं, चाहे वो क्रॉस फायरिंग में मारे जाते हैं। लेकिन ये एस्टैब्लिश्ड बात है कि कश्मीरियों ने बहुत कैजुअलिटीज ली है। ठीक है, आपने एक बहुत पॉइंट जो है यहाँ पर पॉइंट की बात कही है कि कश्मीर के पैसे से ही कश्मीर के यूथ जो है वो उनके लिए मतलब एक डार्क जो है कह सकते हैं कि एक डार्क होल में वो चले जा रहे हैं लगातार। वो मारे भी जा रहे हैं या फिर वो जो है मार रहे हैं दूसरों को, तो वो कश्मीर के लोग मारे जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग मारे जा रहे हैं। मैं इस पर थोड़ा सा ब्रिगेडियर इत्तेमान आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है कि अगर ये नार्को टेररिज्म एक टेररिज्म है या क्रूर चेहरा है, तो इसका उद्देश्य क्या है, हासिल क्या करना चाहता है पड़ोसी देश पाकिस्तान? देखिए, उद्देश्य जो है वो बहुत क्लियर है। जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है वो एब्सोल्युटली क्लियर है कि पहले वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाए और वो उसमें कामयाब भी रहे। परंतु 370 हटने के बाद जब ये यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन करना शुरू हो गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके बाद से उनके ऊपर एक अंकुश लग गया है। तो अभी उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो लोगों को ड्रग एडिक्ट्स बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला हूं, मुझे मालूम है आज से 40 साल पहले भी ड्रग्स बहुत चलती थी यहाँ पे। अब उन लोगों को जो वल्नरेबल थे ड्रग्स के, उनसे काम करवाया जा रहा है। इनफैक्ट उनको एक किस्म का अपना ओवरग्राउंड वर्कर्स या स्लीपर सेल्स ऐसे बनाया जा रहा है और उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ताकि वो टेररिज्म के जो भी
ये घटनाएं होती हैं उसमें जो पाकिस्तान से जो क्रॉस करके आते हैं उनको और से ज्यादा मदद मिल सके, उनको सपोर्ट मिल सके, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल सके। तो ये लोग पैसों के लिए या ड्रग्स के लिए अपनी डिपेंडेंसी की वजह से इन चीजों में आ जाते हैं, या कभी किसी थ्रेट की वजह से आ जाते हैं। तो अभी जो आपने आज देखा है दूसरा हॉल हुआ है, ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, NIA है, SIA है, CID है, जितनी भी SITs हैं, इन्होंने मिलकर टेररिज्म के अगेंस्ट भी अपना मोर्चा खोला है। ठीक है, मैं उस पे आऊंगा, उस पे बाद में आऊंगा। अभी मैं जिस सवाल को लेकर बढ़ रहा हूं वो सवाल मैं अब करना चाहता हूं अभिजीत जसरोटिया जी से। अभिजीत जी, उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम मतलब वहां के युवा जो है वो ड्रग्स के एडिक्ट हो जाए और मतलब वो किसी काम के ना रहें? उद्देश्य क्या है? और वो सबवर्सिव एक्टिविटीज में उनका साथ दें, अभिजीत मजबूरी में। जी मजबूरी में आकर उनका साथ दें। प्लीज अभिजीत जसरोटिया जी। इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं जरा माजिद हैदरी जी की बात को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। मैं माजिद हैदरी जी ने जो बात कही, और मुझे एक बड़ा अफसोस होता है कि चाहे वो कश्मीर के अपोजिशन के लीडर हो, चाहे वो इस तरह के पैनलिस्ट हो, कभी भी वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे। अगर किसी की किलिंग हो जाएगी तभी पाकिस्तान का नाम लेने से पता नहीं डरते हैं या सॉफ्ट कॉर्नर है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया इनकी बातों के ऊपर। और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ नार्को टेररिज्म को जोड़कर देखें तो मुझे बताएं, उड़ता पंजाब क्यों बना था? राजस्थान में अगर इतने अगर लोग हैं ड्रग एडिक्ट है तो उसका क्या कारण है? तो इसके ये कम से कम एक लेम एक्सक्यूजर कहीं ना कहीं ऐसा कर आप पाकिस्तान को ग्रीन चिट देने वाली बात करते हैं। ये जो टेररिज्म है, ये नार्को टेररिज्म उसके अंदर बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है किसी का। उनको चाहिए कि पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं करें, ना कि इस तरह से लोगों को ग्रीन चिट देने के लिए। ये तो डायरेक्टली पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बनकर आकर चैनल पर बैठ जाते हैं, ये तो पाकिस्तान के प्रवक्ता आकर बनकर बैठ जाते हैं, मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान नार्को टेररिज्म कर रहा है। यही तो दुर्भाग्य है कश्मीर का। उन्होंने अपने टेक में बोला है, मुझे लगता है बोला तो है। देखिए, मैंने तो कहीं नहीं कहा कि पड़ोसी मुल्क इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा कि पड़ोसी मुल्क जो नार्को टेरर यहाँ भेज रहा है उसके लिए इकोसिस्टम बना है यहाँ पे। इकोसिस्टम कश्मीर से ज्यादा तो कई और स्टेट हैं जहां पर है, तो वहां पर क्या? अरे जनाब, आप देखिए, आप बात तो करने का मौका दें। करते हैं। और जब कश्मीर में जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट कश्मीर में रही है 30 सालों से, जरा उसके उत्तर भी जाइए। 800 रुपए 900 रुपए की नौकरी। जी, मैं आपको बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट पे ले जाऊंगा। अब आप सुनिए, अब आप जवाब सुनिए। 20-20 साल नौकरी कर रहे हैं जनाब, थोड़ी डिसेंसी दिखाइए, आप बोलने का मौका दीजिए। वो भी आपको जी देखिए, डिसेंसी दिखाइए, मुझे भी मौका दीजिए। गलत चीज की बात करेंगे चैनल पे बैठ के, अभिजीत जी, आपको जो लगा उसका जवाब सुन लीजिए, प्लीज माजिद जी। देखिए, सबसे पहले इन्होंने सही कहा, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क। मैंने तो शुरू में ही कहा कि पड़ोसी मुल्क यहाँ पे नार्को टेरर भेज रहा है, लेकिन एक इकोसिस्टम बना है जिसमें नार्को टेरर को यहाँ बढ़ोतरी मिल रही है। अभी हम सिर्फ नार्को हमें दिख रहा है, टेरर हमें कैसे दिखता है? वो हमें हाइब्रिड टेररिज्म से दिखता है। तो वजह क्या? उसकी सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार नौकरियां नहीं दे पाई। और दूसरी चीज सबसे बड़ी, सरकार ने जम्मू कश्मीर के युवा के लिए एज लिमिट कम कर दी। पहले 40 साल हुआ करती थी, 5 अगस्त 2019 के बाद 35 साल कर दी। जो 35 और 40 के साल के बीच का जो युवा था, उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ, आज वो फ्रस्ट्रेटेड है। सरकार तो युवा के लिए कुछ कर नहीं पाई। हर वक्त बस देखो तो भाजपा वालों को। ठीक है माजिद जी, मैंने आपका उत्तर ले लिया। ठीक है, आपका जो कहना था, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्यों कर रहा है? वो हासिल क्या करना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको इस चीज का मार्केट मिल रहा है। गलत पॉलिसी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की उसको मौका दे रही है। कैसा हो? अगर आपके युवा के पास नौकरी हो, खुशहाली हो, अमन हो, शांति हो, कौन ड्रग्स की तरफ जाएगा? आप पहले वजह देखिए ना, आप कॉज देखिए नार्को टेरर का क्या है। जब आप कॉज समझेंगे तब आप उसका सोल्यूशन पाएंगे। ये लॉजिक है। लेकिन अभी तो डिबेट में ये बात सामने आ रही है कि नार्को टेररिज्म ऐसा नहीं कि अचानक आ गया, और पहले भी था, कभी बढ़ा कभी घटा। नहीं, देखिए, नार्को टेरर पहले यहाँ चरस का होता था। कुलदीप हुडा साहब ज्यादा हमसे जानते हैं, यहाँ चरस का एडिक्शन ज्यादा होता था। पिछले 4-5 साल से अब यहाँ पे हेरोइन का होता है। हेरोइन एडिक्शन कश्मीर में कभी 30 साल में नहीं होता था। अब ये बाहर से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, कहां से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। हेरोइन पहले नहीं आती थी, अब तो यहाँ पे पूरा एक ड्रग सिंडिकेट बन रहा है जम्मू कश्मीर में। इसलिए मैंने कहा उड़ता कश्मीर कही है, कश्मीर नहीं कही है। और सवाल पूछे तो सिर्फ भाजपा से पूछिए। जी एक मिनट, मैं खोड़ा जी से इस पर जवाब देना चाहूंगा। खोड़ा जी, क्या माना जाए, ये जो मेरा क्वेश्चन है कि ये उसका मतलब पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है? पहला। दूसरा ये कि क्यों फंसते जा रहे हैं? ये एक 2022 का एक सर्वे में अभी एक पढ़ रहा था इसके बारे में। 2022 का वो सर्वे है जिसमें बताया गया कि 5 सालों में तकरीबन कई हजार गुना इजाफा हो गया है ड्रग एडिक्ट्स का। ये बात सही है। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव सिंपल है
कि कश्मीर में टेररिज्म को जारी रखना है, उनकी माली हालत खस्ता है, पैसा जनरेट करने के लिए यहाँ के लोगों को ड्रग्स बेचे, वहीं से पैसा जनरेट करे और जो कश्मीरियों से पैसा जनरेट हुआ है वही पैसा इस्तेमाल किया जाए कि टेररिज्म चालू रखे और उसके हवस में कश्मीरी मारे जाए, मतलब कश्मीर के पैसे से कश्मीरियों को मारा जाए। तो ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन है और इसमें जो फैसिलिटेशन हो रही है उसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स का काफी रोल है। उसमें जो हाइब्रिड टेररिज्म माजिद साहब ने कहा वो हाइब्रिड टेररिज्म भी इसी का एक एंगल है कि पैसा जनरेट हो रहा है, लोग ये जो यूथ है वो आदी हो रहे हैं ड्रग्स के और वो उसके लिए उनको पैसा चाहिए, उनको पैसा देके उनको किलिंग में, आइसोलेटेड किलिंग्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक विशियस सर्कल बन गया है जिसको तोड़ने के लिए एक कंसर्टेड प्लान की जरूरत है और उसमें प्लान में जो जो एंगल्स है, चाहे वो डी एडिक्शन सेंटर्स है, चाहे वो इंटेलिजेंस को और इंक्रीज अब आपने शुरू कर दी बात, तो अब इसी पे आते हैं। ये हमारा लास्ट फाइनल फेज है, सबके पास आऊंगा कि ये अगर एक समस्या है, एक चुनौती है, तो इसका सामना कैसे किया जाए। जी आप खोड़ा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए थोड़ा संक्षेप में। जी तो इसमें मैंने कहा कि इसमें सर्वेलेंस इंक्रीज करने की जरूरत है, इंटेलिजेंस को और गहराई में, डेप्थ में जाना है कि इसको कौन चला रहा है। जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, चाहे इन्फिल्ट्रेशन के जरिए ड्रग्स आ रहे हैं, चाहे ड्रोन्स के जरिए है, तो उसको और इंक्रीज करना है ताकि ड्रोन्स का इस्तेमाल कम हो जाए। मैं यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूँ कि जितने ड्रोन्स गिराए जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा ड्रोन्स सक्सेसफुली एंटर हो रहे हैं और उसमें असला भी आ रहा है, ड्रग्स भी आ रहा है, पैसे भी आ रहे हैं। तो इसको मैकेनिज्म को और स्ट्रांग करने की जरूरत है। लोकली डी एडिक्शन सेंटर्स बढ़ाने की जरूरत है जिसमें ट्रेंड स्टाफ हो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, अगर हाँ नामे पॉसिबल है तो हाँ नामे दे दीजिए, या अगर आप छोटा सा देना चाहे तो, कि क्या वाकई बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है, ये एक वजह है कि युवा उससे फंसे जा रहे हैं? इज इट एन इशू? देखिए, बेरोजगारी तो एक परसेप्शन है। हाँ, बेरोजगारी तो हर कंट्री में है, चाहे वो अमेरिका है, वहां भी बेरोजगारी है। हाँ, और बेरोजगारी का मतलब नहीं है कि वो ड्रग्स की तरफ जाए, वो क्राइम भी फिर बढ़ जाता है। लेकिन मैं आता हूं अब ब्रिगेडियर धीमान, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। अगर ये बड़ी समस्या, हमने मान लिया कि बड़ी समस्या है, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं, अभी बताया माजिद हैदरी साहब, जर्नलिस्ट है, खोड़ा साहब ने बताया कि जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, जो खासतौर से जो एनजीओ के आंकड़े। कैसे इसका सामना किया जा सकता है सक्सेसफुली? अभी खोड़ा साहब एक और बड़ी बात कर दी, जितनी ड्रोन गिराए जा रहे हैं उससे ज्यादा वो सक्सेसफुली एंटर कर जा रहे हैं। कैसे सामना किया जाए इसका? हाउ टू स्टॉप दिस? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथी पैनलिस्ट ने बताया हमको कि जस्ट बिकॉज बेरोजगारी है तो ड्रग्स है, मीन जिसके पास नौकरी नहीं है उसको ड्रग्स लेनी है। ये एक बड़ी हादसे वाली बात है। परंतु मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, जैसे उनकी स्ट्रेटेजी बदली है और ये न्यू स्ट्रेटेजी है और इसके अगेंस्ट जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो कंसर्टेडली काम कर रही हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि जो आदमी ड्रग रिसीव करता है, जो उनका ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर या कोई स्लीपर सेल वगैरह है, उनको न्यूट्रलाइज करिए। हजारों ड्रोन्स आ जाएं, अगर ड्रोन से कोई ड्रग्स पकड़ने वाला या पैसा पकड़ने वाला कोई यहाँ आदमी होगा ही नहीं, तो ड्रोन यहाँ आके क्या करेंगे? तो बेस्ट ये है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और जितने भी ऐसे लोग हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और ऐसी एक्शन अगर आप न्यूज़पेपर्स में देखें, रोज आपको खबरें मिलती हैं, एनआईए चाहे प्रॉपर्टीज अटैच कर रही है या बुलडोजर चला रही है। ठीक है, आपने बताया कि ये करना पड़ेगा, तो इससे शायद ये मसले का हल निकल जाएगा। मैं आपके पास आ रहा हूं, माजिद हैदरी, व्हाट शुड बी डन? माजिद हैदरी, हाउ टू स्टॉप दिस? कैसे रोका जाए इसको? The solution lies in what honorable Prime Minister says, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री जी को जम्मू कश्मीर के युवा का विश्वास जीतना होगा, इस तरीके से कि उन्हें नौकरियां दी जाए, उनकी सरकारी एज लिमिट जो कम की गई थी उन्हें वापस दी जाए। अगर लद्दाख में 42 ईयर्स है, जम्मू कश्मीर में 35 साल क्यों है? ये नाइंसाफियां खत्म की जाए, यहाँ खुशहाली लाई जाए, ड्रग्स और आतंक दोनों खत्म हो जाएंगे। इस पे मोदी जी और अमित शाह जी को काम करना होगा और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाना होगा, जो अभी अकाउंटेबल नहीं है। जीरो अकाउंटेबिलिटी रिजीम चल रहा है जम्मू कश्मीर में। जी, ओवर। ठीक है, अभिजीत जसरोटिया जी, चूंकि ये एक मतलब कहते हैं डिफेंस इशू है, स्ट्रैटेजिक इशू है, चूंकि वो हमारा सरहदी इलाका है, उस सबके साथ एक पॉलिटिकल इशू भी है ही। कैसे इसका सामना किया जा सकता है? इस चुनौती का सामना कैसे किया जा सकता है?
मुझे लगता है कि जी सबका दायित्व बनता है और खासकर इस तरह के पैनलिस्ट का भी एक दायित्व बनता है जो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मुझे जरा बताएं, जो आंकड़े अगर आप उठाकर देते हैं तो पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स तो बिल्कुल खत्म हो गए, टेररिज्म भी काफी हद तक कम हो गया, कोई अब इक्का दुक्का इस तरह का इंसिडेंट्स रह चुका है, तो फिर आपको किस तरह उसी का तो बदला हुए रूप की बात कर रहा हूं। यहाँ पर कश्मीर की उसी में तो डिबेट है कि टेररिज्म का रूप बदल गया, चेहरा बदल गया, क्या नया चेहरा है जिस पर बात कर रहे हैं आज? बदल गया। हाँ, तो बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं। और देखिए किस तरह के इलॉजिकल आपको इसके तथ्य दिए जा रहे हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि कैसे रोका जाए इसे? आंकड़े बता रहे हैं कि तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो कैसे रोका जा सकता है इसको? गिव एन आंसर। मुझे लगता है सबका दायित्व बनता है और खासकर हर एक इंसान का दायित्व बनता है कि लोगों को एजुकेट किया जाए इन चीजों के बारे में कि किस तरह का जहर यहां पर परोसा जा रहा है और हम सबको इसके खिलाफ खड़े हुए, ना कि हमारे को इस तरह के बेतुके लोगों को बताने हैं, जवाब देने हैं कि यहां पर एज लिमिट कम कर दी गई, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, जो कि सिरे से झूठ है। और ये सबसे बड़ा यही मुझे लगता है, ये इनडायरेक्ट एक नार्को टेररिज्म फैलाने की कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, ये आपका उत्तर हो सकता है। अब मैं आता हूं जरा सा, मुझे लगता है कि चूंकि ये बात जम्मू कश्मीर की हो रही है जो स्ट्रैटेजिकली, और खोड़ा जी एक आपसे आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपको मौका देना चाहता हूं, और ये भी बताइएगा कि क्या जो अभी ब्रिगेडियर धीमान ने कहा कि एलिमिनेशन इज दिस द ओनली सॉल्यूशन? देखिए, नार्को टेररिज्म जो है इसमें हमारे यूथ इन्वॉल्व है मोस्टली, और वो यूथ है जो आम यूथ है जो टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए उनको डी एडिक्शन सेंटर्स की जरूरत है, जहां पे जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स है जो इसका सप्लाई का काम करते हैं, उनके खिलाफ ना जो एनडीसीपी एक्ट है उसके तहत कार्रवाई करनी चाहिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक्शन में आना चाहिए, वो यहाँ पे कमजोर है। और उसके साथ साथ अरेस्ट, जहाँ पे जो केसेस है अरेस्ट करके उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालना चाहिए। तो ये कार्रवाई की जाती है, ये एनकाउंटर करने की बात नहीं है, ये अपने लड़के हैं, ये कोई बाहर के लड़के नहीं है, उनको सही रास्ते पे लाना है। लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वो आपके डिबेट में छोड़ के बहुत डिबेट्स में टीवी पे कहा जाता है बार बार कि सबसे कम मिलिटेंसी पिछले साल 2022 में या 2023 में हुई है। मैं फिगर्स को करेक्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फिगर्स को करेक्ट करना चाहता हूँ। 2018 में टेरर इंसिडेंट्स 417 से घटकर 229 पे आ गए, और जो सिक्योरिटी फोर्स कैजुअलिटीज 91 से घट के 42 पे आ गए। लेकिन 2012 में जो टेरर इंसिडेंट्स थे वो 124 थे। जो लेटेस्ट टेरर इंसिडेंट्स की फिगर्स है उससे हाफ से भी कम थे, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस कैजुअलिटीज थी वो 15 थी। चलिए, वक्त की कमी रह गई है, हमें अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम लोगों ने अपना कीमती समय दिया है इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए, और सबकी अपनी अलग अलग राय है, लेकिन हासिल एक ही चीज सब लोग करना चाहते हैं कि ये जो एक कह सकते हैं ना कि एक तरह का शाप है ये, कि मतलब ड्रग अब्यूज लोग होते चले जा रहे हैं, तो इससे छुटकारा मिल जाए। बहुत शुक्रिया, आदाब।